हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। एक तो फर्टिलाइजेशन जैसा कि हम जानते हैं, क्या कहते हैं हम कि फ्यूज़न ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स। ठीक, तो ये तो बहुत पहले की बात है जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे। अभी जो हमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है उस हिसाब से हम क्या कहेंगे ना कि फर्टिलाइजेशन एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है। एक एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है दैट लीड्स टू द fusion of male and female gametes, male and female gametes to form a zygote, to form a zygote। क्या कहेंगे हम कि फर्टिलाइजेशन एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है, एक के बाद एक कुछ स्टेप्स होंगे। ठीक, इन स्टेप्स के बाद क्या होगा, ये जो एग है और ये जो हमारा स्पर्म है ये मीट करेंगे। मीट करने के बाद तब कहीं जाके हमारा एक जाइगोट बनेगा। ठीक, तो ऐसे अब भी हम क्या कहेंगे कि सीरीज ऑफ इवेंट्स, एक के बाद एक चीज़ें होती जाएंगी, कुछ स्टेप्स होंगे, कुछ चेंजेस आएंगे, उसके बाद मीट होगा एग का। एग भी नहीं, अभी हम क्या कहें सेकेंडरी oocyte का और स्पर्म का। उसके बाद कहीं जाकर जाइगोट बनेगा। ठीक, तो इन्हीं सीरीज ऑफ इवेंट्स में ना क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, सबसे पहला जो स्टेप है, हाँ, सबसे पहला स्टेप तो हम ये कहेंगे कि पहले बॉडी में स्पर्म और ओवम का जो है वो एनकाउंटर होना चाहिए। मतलब बॉडी में जो भी जेनाइटल रीजन है, ट्रैक्ट है, वहाँ पे एनकाउंटर ऑफ स्पर्म और एंड ओवम होना चाहिए। ठीक, बॉडी में सबसे पहले तो स्पर्म होना चाहिए, ओवम होना चाहिए। तो मान लीजिए फीमेल बॉडी है तो उसने ओव्यूलेशन किया। ठीक, ओव्यूलेशन किया, ओवम रिलीज हुआ, हम स्पेसिफिकली कहें सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, तो रिलीज होकर वो एम्पुलर रीजन में जाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का जो प्लेस होता है वो एम्पुलर रीजन होता है अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो। ठीक, तो पहले बात तो स्पर्म का भी उस बॉडी में एनकाउंटर होना चाहिए। तो स्पर्म का एनकाउंटर कैसे होगा, वजाइनल ट्रैक्ट के द्वारा। पहले वजाइना में जाएगा, उसके बाद यूट्रस में जाएगा, फिर फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। तो सबसे पहले ये स्टेप होता है कि एनकाउंटर होना चाहिए, पहली बात तो स्पर्म और ओवम का। ठीक, दूसरा क्या स्टेप होता है कि ये जो स्पर्म जाता है ना तो ये कैपेबल नहीं होता है अभी फर्टिलाइजेशन के। मतलब ये जो स्पर्म बॉडी में गया है, ठीक, मेल बॉडी से फॉर्मेशन हो गया उसका, तो वो फर्टिलाइजेशन की कैपेबिलिटी नहीं रखता है। तो सब उसका उसको कैपेबल बनाना होगा ताकि वो उस ओवम को फर्टिलाइज कर सके। तो वो स्टेप होता है, ये जो कैपेबिलिटी है स्पर्म की फर्टिलाइजेशन करने की, उसको कहलाता है कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। तो उस स्पर्म का क्या होगा, कैपेसिटेशन होगा। ठीक, तो दूसरा स्टेप हम क्या लिखेंगे, कैपेसिटेशन। ठीक है। ठीक, थर्ड स्टेप क्या लिखेंगे हम, ठीक है, कैपेसिटेशन भी हो गया, मतलब वो स्पर्म है वो उस लायक बन गया है कि अब वो फर्टिलाइज कर सके। तो इस फर्टिलाइज करने के लिए ना अभी कुछ और चीज़ें बाकी हैं। उसका न्यूक्लियस क्या होता है, क्योंकि न्यूक्लियस ही देना है उसको ओवम में। न्यूक्लियस होता है उसका हेड पार्ट में, एक्रोसोम होता है हेड पार्ट में, फिर न्यूक्लियस होता है। तो एक्रोसोमल रिएक्शंस होते हैं, क्या होते हैं वो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक, एक्रोसोम रिएक्शन होगा। एक्रोसोम में क्या होता है, हम बार बार कहते हैं कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती हैं जो क्या करेंगी, जूना पेनिसुला की लेयर को पेनिट्रेट करेंगी। तो इसमें क्या होता है, एक्रोसोमल रिएक्शन होगा थर्ड स्टेप में, और पेनिट्रेशन होगा। पेनिट्रेशन मतलब पेनिट्रेट करेगा जूना पेनिसुला की लेयर को। ठीक है, चलिए ये स्टेप भी हो गया। क्या हुआ कि पहली बात तो हम कह रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन होने के लिए पहली बात तो उस बॉडी में स्पर्म होना चाहिए। तो चलिए स्पर्म भी चला गया। स्पर्म कैपेबल नहीं होता है अभी तुरंत फर्टिलाइजेशन करने के लिए, तो उसको कैपेबल बनाना पड़ेगा। तो उसके अंदर कुछ चेंजेस की जाती हैं, उसको कैपेसिटेशन कहा जाता है। तो कैपेसिटेशन भी हो गया। फिर एक्रोसोमल रिएक्शन होगा, उसको उस लायक बनाया जाएगा कि तुम भाई जूना पेनिसुला की लेयर को पेनिट्रेट करो, तो वो भी हो गया। अब क्या होगा, अब होगा फ्यूज़न एग का और इसका स्पर्म का। तो फोर्थ स्टेप होता है फ्यूज़न।
फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म। ठीक है कि चलिए एग था और स्पर्म था, दोनों का फ्यूजन हो गया। और फ्यूजन होने के बाद क्या ना कि अब इस एग में ओवम में ठीक फ्यूजन हो गया, तो अब हम उसको एग या ओवम कह सकते हैं। ठीक पहले वो सेकेंडरी oocyte था, तो अब क्या होंगे उस एग में कुछ चेंजेस आएंगे, उस ओवम में कुछ चेंजेस की जाएंगी ताकि अब कोई और स्पर्म आके उसको क्या कर सके, फर्टिलाइज ना कर सके। तो और उसको कैसे एक्टिवेट किया जाता है, तो इस चीज़ को हम पढ़ते हैं लास्ट स्टेप एक्टिवेशन ऑफ ओवम में। ठीक ये सारी चीज़ें जब हो जाएंगी ना तब कहीं जाके हमारा बनेगा जाइगोट। ठीक तो देखिए हुआ कि नहीं, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रही है तब कहीं जाके जाइगोट बन रहा है। सबसे पहले तो क्या हो रहा है, ये एनकाउंटर ऑफ स्पर्म एंड ओवम, बॉडी में स्पर्म और ओवम होने चाहिए, फिर कैपेसिटेशन किया जाएगा उस स्पर्म का, फिर एक्रोसोमल रिएक्शन की जाएंगी, पेनिट्रेशन किया जाएगा। ठीक फिर किया जाएगा फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म होगा, कहीं स्पर्म और एग मिलेंगे। उसके बाद क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ ओवम होगा। और इन सारी चीज़ जब हो जाएंगी तब कहीं जाके क्या होगा, एक जाइगोट बनेगा। ठीक फिर फर्दर जाइगोट में क्लीवेज वगैरह होंगी, तो वो चीज़ें बाद में हम पढ़ेंगे। तो हम अभी सबसे पहले देखते हैं कि एनकाउंटर ऑफ स्पर्म और सॉरी स्पर्म में क्या होता है। ओवम तो खैर बॉडी में है, ठीक बॉडी में है ना, फीमेल बॉडी में ही होगी फर्टिलाइजेशन, तो बॉडी में है। तो हम क्या पढ़ेंगे, एनकाउंटर ऑफ स्पर्म मतलब बॉडी में स्पर्म कैसे जाएगा, कैसे पहुंचेगा उस रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। ठीक तो सबसे पहले हम ये देखते हैं। Okay, so first is encounter of sperm। ठीक है चलिए, तो देखिए ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बना रहे हैं हम, चलिए ऐसे ही बना लेते हैं एंड ऐसे कुछ। ठीक मतलब परफेक्ट नहीं बन रहा है, तो ऐसा कुछ होता है। और यहाँ पे वो होंगे, यहाँ पे फिम्बरी है, यहाँ पे मान लीजिए ओवरी है। ठीक यही फिम्बरी इस ओवरी से जो उस साइड रिलीज होगा उसको कैप्चर करती है और यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में पहुँचा देगी। ठीक तो क्या होगा, मान लीजिए ये है हमारा oocyte, सेकेंडरी oocyte, यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे पहुँचा, फिर यहाँ पे पहुँचा, फिर फिम्बरी की मदद से यह इसने कैप्चर किया। अब ये यहाँ एम्पुलर रीजन में, क्योंकि एम्पुलरी स्टमक रीजन में कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन होती है, तो वहाँ पे पहुँच गया। ठीक अच्छा एक बात और, पूरी ह्यूमन बॉडी में जो ग्लास है उसमें क्या होगा, सिर्फ स्पर्म ही मोटाइल सेल है, तो वो अपने टेल से तो मूव करके चला जाएगा। एग कैसे जा रही है यहाँ पे, यहाँ तक तो मान लीजिए फिम्बरी ने पकड़ के कैप्चर करके इसको यहाँ से यहाँ पकड़ लिया, यहाँ तक कैसे गई वो। तो ये जो लाइनिंग होती है ना ये फैलोपियन ट्यूब की, इसमें सिलिएटेड एपिथेलियम होते हैं, मतलब ऐसा एपिथेलियम जिसमें सीलिया है, तो इसी सीलिया ऐसे ऐसे घूमती रहती है तो उसको वहाँ तक पहुँचा देगी। ठीक तो चलिए एग तो पहुँच गया वहाँ पे, हम स्पेसिफिकली क्या कहें, सेकेंडरी oocyte वहाँ पे पहुँच गया। अब स्पर्म की बारी है, तो स्पर्म मान लीजिए वजाइना है, यहाँ से स्पर्म यहाँ पे आया। ठीक ये तो कुछ ज़्यादा, ये भी दूर चला गया। ठीक यहाँ पे स्पर्म आया और एक इजैकुलेशन में हम जानते हैं 200 से 300 मिलियन स्पर्म जाते हैं। स्पर्म एक इजैकुलेशन में जाएंगे। ठीक तो मान लीजिए अभी वजाइना में 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स आ गए हैं। तो क्या होता है ना कि आधे से आधे क्या, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर मात्रा में जो स्पर्म्स है वो मार दिए जाते हैं यहीं पे। क्यों, क्योंकि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, जो वजाइना का रीजन है, वो एसिडिक होता है, 3.8 अप्रॉक्स पीएच है। और ये जो नॉर्मली जो स्पर्म्स का पीएच होता है, जो वो एपिडिडाइमिस वगैरह में तो नॉर्मल न्यूट्रल कह सकते हैं, 7.2 वगैरह तक रहता है। तो ये एसिडिक मीडियम में आते हैं तो कई सारे तो मर जाते हैं ऐसे ही। ठीक फिर उसमें से भी जो कुछ बच जाते हैं 200-300, तो यहाँ पे जो ये यूट्रस है, ठीक ये वाला रीजन यूट्रस है, तो यूट्रस की लाइनिंग ठीक होती है तो कुछ इसको भी पार नहीं कर पाते हैं। चलिए इसको भी कुछ पार कर गए, तो अब क्या है, मान लीजिए 100-200 इस सबको भी पार करके यहाँ पे फाइनली कुछ स्पर्म्स यहाँ पे आके पहुँच गए। ठीक यहाँ पे पहुँच गए। ठीक अच्छा और चीज़ इसमें क्या ध्यान रखना है कि इनकी जो वो है, एक तो इनकी टेल फर्टाइल है। ठीक फर्टाइल बोल रही हूँ, मोटाइल है। ठीक
तो कुछ तो तेल की मोटिलिटी से भी ये मान लीजिए वहाँ तक पहुँचेंगे। अभी वहाँ भी पूरी तरह नहीं पहुँचे हैं, अभी तो वजाइना से सर्विक्स होगा, फिर यूट्रस है, तो मान लीजिए पहुँच रहे हैं, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इनको हेल्प करते हैं यहाँ तक पहुँचने में, इनकी मोटिलिटी करवाने में, ठीक। प्रोस्टाग्लैंडिन्स और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दोनों हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इस स्टेप में हम क्या देखते हैं कि एनकाउंटर तो मान लीजिए हो गया स्पर्म का, बॉडी में स्पर्म आ गया, ठीक। ओके, तो दूसरा स्टेप हम देखेंगे कैपेसिटेशन। दूसरा स्टेप यहाँ पे हम देखेंगे कैपेसिटेशन, क्योंकि बॉडी में स्पर्म आ गया है, ये कैपेसिटेशन है, ओके। तो कैपेसिटेशन क्या होता क्या है? कैपेसिटेशन देखिए, जब स्पर्म बॉडी में एंटर करता है, उसके पास फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी नहीं होती है, वो फर्टिलाइज नहीं कर पाता है एग को। और इस चीज़ का पता कैसे लगाया गया, जो आईवीएफ होता है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह, तो जब उसको कल्चर में किया गया, एक स्पर्म को और एग को डाला गया ऐसे ही, उस टाइम कैपेसिटेशन के बारे में नहीं पता था, तो फर्टिलाइज नहीं हुआ था एग, लेकिन बॉडी में हो जाता था। तो फिर बाद में रिसर्च के बाद पता चला कि कैपेसिटेशन रिएक्शन होती है। तो कैपेसिटेशन में किया जाता है ना, इस स्पर्म को काबिल बनाया जाता है, इस लायक बनाया जाता है कि वो उस एग को फर्टिलाइज कर सके। तो मान लीजिए ये स्पर्म है, ये है स्पर्म, ये स्पर्म को लग नहीं रहा है, ऐसे ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है। ये स्पर्म है, ठीक। ये स्पर्म है, ये इसका एक्रोसोम मान लीजिए, और ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो इस स्पर्म के ऊपर इसकी कोलेस्ट्रॉल की लेयर होती है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये होगी, ठीक। यहाँ पे बना लीजिए, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी, क्योंकि स्पर्म भी एग भी ये सभी तो एक सेल ही है ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर तो होगी इनके ऊपर, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर है। कैपेसिटेशन में होता क्या है इसमें, पहली बात तो कैपेसिटेशन होने में मान लीजिए कि अभी इजैकुलेशन हुआ स्पर्म का, तो 7 घंटे लगते हैं इसको होने में, कैपेसिटेशन प्रोसेस को होने में। और ये कैपेसिटेशन प्रोसेस शुरू होता है यूट्रस में, ठीक। मतलब इस वाले रीजन में शुरू होता है, और फेलोपियन ट्यूब में कहीं जाके ये फेलोपियन ट्यूब तक कंटिन्यू रहता है, मतलब वहाँ तक होता है। होता क्या है ना कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ये जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ग्लाइकोप्रोटीन्स को रिमूव कर दिया जाता है, इस एक्रोसोम से ग्लाइकोप्रोटीन को, जो लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसको हटाया जाता है इसमें कैपेसिटेशन रिएक्शन में। कैपेसिटेशन होने की वजह से देखिए और भी चीज़ें होती हैं इसमें, जैसे इसके अंदर कैल्शियम का इन्फ्लक्स कराया जाता है, मतलब बाहर से कैल्शियम डाला जाता है, कोलेस्ट्रॉल को निकाल दिया जाता है इसकी बॉडी से, एल्ब्यूमिन डाल दिया जाता है। तो कैपेसिटेशन रिएक्शन में ये सारी चीज़ें होती हैं। और जब कैपेसिटेशन रिएक्शन होता है ना, तो मॉर्फोलॉजिकल तो कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन इसकी ना एक्टिविटी बढ़ जाती है स्पर्म की, इसकी जो स्पर्म की जो टेल की मोटिलिटी है वो भी बहुत फास्ट हो जाती है। ये यहाँ से चीज़ें कह सकते हैं कि हम एक्रोसोम वाला रीजन से जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटाया जाता है, तो आराम से जाके जब जाएगा जूना जूना पेनिसुला की लेयर को टच करेगा, तो यहीं से पहले चीज़ें जानी है, यहाँ से कुछ टूटेगी तभी तो एक्रोसोम जाएगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स टूटेंगे जाएंगी उसके अंदर, फिर वो पेनिट्रेट कर पाएगा। तो कैपेसिटेशन रिएक्शन में ये किया जाता है कि ग्लाइकोप्रोटीन्स की लेयर को रिमूव की जाती है, ठीक। CA2 का हाई बाइकार्बोनेट का इन्फ्लक्स कराया जाता है, मतलब इसमें क्या किया जाता है, CA2 बाइकार्बोनेट ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं। फिर जो है एल्ब्यूमिन इसके अंदर डाला जाता है, इसका कोलेस्ट्रॉल बाहर निकाल दिया जाता है, ये सारी चीज़ें की जाती हैं कैपेसिटेशन रिएक्शन में, ठीक। अब क्या है ना, इस चीज़ में एक और चीज़ हम पढ़ेंगे, दो चीज़, फॉर्टिलिन और एंटी फॉर्टिलिन के बारे में। फॉर्टिलिज़िन देखिए, तो फॉर्टिलिज़िन क्या है ना, ये फॉर्टिलिज़िन होता है जूना पेनुसिला की सेल्स है, जूना पेनुसिला पर। और एंटी फॉर्टिलिज़िन ये होता है स्पर्म पर, स्पर्म की सरफेस पे ये मौजूद होता है। तो ये सब करते क्या है,
एंटीफॉर्टिलिजिन एक एसिड प्रोटीन है और जो फॉर्टिलिजिन है ये ग्लाइकोप्रोटीन है। तो ये सब ना स्पीशीज स्पेसिफिक है, मतलब ह्यूमंस का है तो ह्यूमंस का एग होगा तो उसके जो बेलोसिडा के ऊपर फॉर्टिलिजिन पाई जाएगी। तो अगर जब ह्यूमन का ही मेल स्पर्म जब जाएगा उसके ऊपर एंटी फॉर्टिलिजिन पाई जाएगी, तभी वो चीज़ जाके अडहेयर होगी, चिपकेगी उस सरफेस पे, जो पेनिसुला के सरफेस पे। तो ये दो पॉइंट है यहाँ पे फॉर्टिलिजिन और एंटी फॉर्टिलिजिन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कैपेसिटेशन में। तो कैपेसिटेशन में क्या किया जाता है, कैपेसिटेशन रिएक्शन के द्वारा उस स्पर्म को कैपेबल बनाया जाता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए। किया क्या जाता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है, एल्ब्यूमिन डाल दिया जाता है, बाइकार्बोनेट और Ca2+ डाल दिया जाता है इसके अंदर, एंड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। ये सारी चीज़ें कैपेसिटेशन रिएक्शन में की जाती हैं। अब क्या है, तो कैपेसिटेशन रिएक्शन भी कहिए कि हमारा हो गया, ठीक। अब क्या है, अब तीसरा होगा एक्रोसोम रिएक्शन और पेनिट्रेशन, मतलब मान ली ओ तो कैपेसिटेशन में वो अब जो स्पर्म है वो कैपेसिटेशन के लायक बन गया, उसकी मोटिलिटी भी बढ़ जाती है। तो मोटिलिटी बढ़ जाएगी, जब वो मूव करेगा जल्दी जल्दी तो अब वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया। मान लीजिए यहाँ से पहुंचते पहुंचते वो फैलोपियन ट्यूब में भी पहुंच गया। अब तीसरा स्टेप हमारा क्या है, तीसरा है हमारा एक्रोसोम रिएक्शन और पेनिट्रेशन। ये क्या होता है, थर्ड एक्रोसोम रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन। ठीक है, तो क्या होता है ना, जब एक्रोसोम रिएक्शन होता है ना तो बहुत सारी प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स निकलते हैं बाहर। ये स्पर्म का हेड पार्ट है, ठीक ठीक। यहाँ पे होता है एक्रोसोम, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ठीक। इस एक्रोसोम में कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो ना पैलिसोडा की लेयर को डाइजेस्ट करने के लिए। इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स देखिए, मैंने ये सब नोट्स में भी लिखा है, तो नोट्स में देखूंगी तो वहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं थ्योरी समझाने के लिए सब बता रही हूँ ऐसे, ठीक। तो देखिए, एक एंजाइम होता है हाइलोनिडेज। ये क्या करता है, ये कोरोना रेडिएटा, ये वाली लेयर आपको याद है ना, ये सेकेंडरी oocyte है, ठीक। सेकेंडरी oocyte के बाद एक नॉन मेम्ब्रेनस नॉन सेलुलर क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है जिसको हम कहते हैं ज़ोना पेलुसिडा। ज़ोना पेलुसिडा के बाहर एक ये होती है इलोंगेटेड सेल्स होती है उसकी कोरोना रेडिएटा की, ठीक। ये लेयर है, ठीक है। तो इसकी ये जो लेयर है ना, ये कोरोना रेडिएटर की वाली ये और है इसमें, तो ये आपस में ना एक हाइलोरोनिक एसिड के द्वारा जुड़ी रहती है। तो ये जो हाइलोरोडेज एंजाइम है ये इसी कह सकते हैं बैरियर को तोड़ता है, इनके बीच का जो एसिड है उसको तोड़ता है, ठीक। हम इसकी बात कर रहे हैं एक्रोसोम रिएक्शन की, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो एक्रोसोम रिएक्शन क्या होता है ना कि ये जो कई सारी एक्रोसोम इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होती हैं, उन्हीं एंजाइम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहला है हाइलोरोनिडेज। ये क्या करता है, हाइलोनिक एसिड जो है कोरोना रेडिएटा की जो सेल्स के बीच में प्रेजेंट है उसको खत्म करता है। नेक्स्ट है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, ठीक है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, नेक्स्ट क्या है ट्रिप्सिन, पहला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सेकंड है ये ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन लाइक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक। ट्रिप्सिन जैसा ही कुछ प्रोटीन्स होते हैं, वो ज़ोना पेलुसिडा की लेयर को डाइजेस्ट करने के लिए वो भी इम्पोर्टेंट है, तो ट्रिप्सिन होता है। नेक्स्ट है एक्रोसिन।
ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती है, ठीक। एक्रोसिन में एक्रोसिन क्या करता है, ये करता है स्पर्म को मदद करता है जूना पेनिसुला ये ब्लैक वाली लेयर इसको पार करने में, ठीक। नेक्स्ट चौथा है प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन तो उसकी इसमें नहीं होता है, ये फीमेल बॉडी से ही है, ठीक। तो प्रोजेस्टेरॉन जो फॉलिकुलर फ्लूइड में मौजूद होता है वो एक्रोसोम रिएक्शन को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। तो इसके अलावा भी कई सारे एंजाइम्स होते हैं, मैंने कुछ का एग्जाम दिया है एग्जाम्पल। तो एक्रोसोम रिएक्शन में क्या होता है कि ये सारे रिएक्शंस जो हमने एंजाइम से ये सारे अपना अपना काम करती है। कोरोना रेडिएटा को जो लेयर है उसको थोड़ा डिसॉल्व करने में मदद करती है। एक्रोसोम क्या करता है, वो स्पर्म को जूना पेनिसुला लेयर के पास जाने के लिए स्टिमुलेट करेगा। प्रोजेस्टेरॉन जो बॉडी फ्लूइड में मौजूद होता है वो एक्रोसोम रिएक्शन को करवाने में स्टिमुलेट करता है। इसमें है पेनिट्रेशन वाला पॉइंट। तो पेनिट्रेशन में क्या किया, पेनिट्रेट मतलब क्या होता है, कोई चीज़ इसके अंदर होल्ड करना, पेनिट्रेट करना, ठीक। तो पेनिट्रेशन वाले पार्ट में क्या होता है, कोरोना रेडिएटा ये है, कोरोना रेडिएटा से स्पर्म का जाना, ठीक। तो इससे जो हाइलोरोनिडेज है एक्रोसोम से वो क्या करेगा, वो सारे भी मदद करेंगे, कुछ म्यूकोसल एंजाइम्स भी मदद करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ तक ये जो स्पर्म है ये पहुँचा। अच्छा, एक स्पर्म में यहाँ से कुछ यहाँ पे रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ठीक। स्पेसिफिक रिसेप्टर्स है, तो यहाँ पे मानिए 3 से 10 तक स्पर्म्स हैं जो पहुँच सकते हैं, क्योंकि फर्टिलाइज तो एक ही स्पर्म करेगा। तो यहाँ पे पेनिट्रेशन भी ये होता है। तो जूना पेलुसिडा ये मान लीजिए कोरोना रेडिएटा को वो पार कर गया, पूरा नहीं, कहीं कहीं पेनिट्रेट करके ये सब जाते हैं, ठीक। तो वो पार कर गया। अब जूना पेलुसिडा लेयर पे आते हैं। तो जूना पेलुसिडा एक इम्पॉर्टेंट लेयर है, ठीक। जूना पेलुसिडा इस पे ना 3 वो होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, 3 कह सकते हैं रिसेप्टर होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने, ZP1, ZP2 एंड ZP3। ये कैसे होता है ना, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। जो ये ZP2 है रेड वाला, ये ब्लू वाला ZP3 है, फिर ZP2, ZP3, ZP2, यहाँ पे ZP2, फिर ZP3, ZP2 एंड ZP3, ZP2, और इनको आपस में जोड़ने वाला ZP1। ऐसे स्ट्रक्चर होता है इसका जूना पेलुसिडा की लेयर पे, ये सारे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। तो इनका जो है ना ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ZP2 ZP3 आपस में जुड़ के एक फिलामेंट बना लेते हैं और ZP1 ऐसे जुड़ा रहता है। तो ZP3 पे ना सरफेस पे कुछ क्या कहते हैं रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। कोई स्पर्म जब ZP3 को बाइंड करता है, मान लीजिए ये ZP3 है, ये ब्लू वाला, तो जब कोई स्पर्म, मान लीजिए ये कोई स्पर्म है ZP3 पे आके बॉइंड किया, जैसे उसको टच किया तो कैल्शियम और पोटेशियम Na+2 और Na+, ये क्या होता है, फ्लक्स यहाँ पे होता है, कुछ आते हैं बाहर जाते हैं, कुछ अंदर आते हैं, और इसी की वजह से होता है एक्रोसोम रिएक्शन, ठीक। ZP1 और ZP2 को अगर टच करेंगे उसके सरफेस पे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ZP3 पर ही ऐसा होगा। फिर मान लीजिए यहाँ पे जो जूना पेलुसिडा की लेयर है इसको भी क्रॉस करके जो स्पर्म अब इसको टच किया तो क्या होगा, वहाँ पे पहुँच जाएगा। अब जूना पेलुसिडा की लेयर पे भी जाने के बाद एक्रोसोम रिएक्शन हुआ। यहाँ पे मान लीजिए इस कलर से नो, ठीक, यहाँ पे मान लीजिए स्पर्म था, ठीक। एक स्पर्म था, इसने इसका जो, और ये वाला जो इसका हिस्सा है ना, अब इसका जो ये वाला हिस्सा है ये फट गया और एक्रोसोम से सारे सारे एंजाइम्स निकल गए बाहर, और ये जो कोरोना जूना पेलुसिडा की लेयर है उसमें भी पेनिट्रेट हो गया, और ये जो स्पर्म का था इसका न्यूक्लियस इसके अंदर चला गया, ठीक। तो इसके अंदर चला गया।
तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला स्टेप हम कह सकते हैं कि फ्यूजन ऑफ, अभी तो फ्यूजन खैर नहीं, चलिए मान लीजिए इसका न्यूक्लियस चला गया, तो ये जो न्यूक्लियस गया है ना इसके अंदर, इसको कहा जाता है मेल प्रो न्यूक्लियस। मेल प्रो न्यूक्लियस कहा जाता है इसको, ठीक। अब क्या होगा, मेल प्रो न्यूक्लियस चला गया इसके अंदर, तो अब देखिए एक स्पर्म ही जाएगा, एक स्पर्म जो एन, जो क्रोमोसोमल नंबर वाला प्लॉइडी वाला गया है, वही फ्यूज करेगा एन एग के साथ, तो टू एन डिप्लॉइड एक ऑर्गेनिज्म बढ़ेगा, तो अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए कई सारे स्पर्म चले गए, ठीक, उसको कहा जाता है पॉलीस्पर्मी, तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर वो होगा तो 3 एन 4 एन ऐसा कुछ ऑर्गेनिज्म बनेगा जो उसकी लाइफ के लिए कॉम्पैटिबल नहीं होगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो नेचर ने इस पॉलीस्पर्मी को, एक से ज़्यादा स्पर्म फ्यूज ना करे, इसको रोकने के लिए कई सारे मेथड्स बनाए, उसको हम कहते हैं ब्लॉक्स ऑफ पॉलीस्पर्मी। ब्लॉक्स टू पॉलीस्पर्मी, इसमें होता है एक फास्ट ब्लॉक जो टेम्पोररी होता है, एक होता है स्लो ब्लॉक, ठीक। फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक, फास्ट ब्लॉक में क्या किया जाता है, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, देखिए सेल के अंदर नेगेटिव होता है और बाहर होता है पॉजिटिव, ठीक, तो ये पोटेंशियल क्रिएट कर देता है। तो फास्ट ब्लॉक में क्या किया जाता है कि जैसे ही न्यूक्लियस दिया स्पर्म ने अपना, तो वहाँ पे डीपोलराइजेशन कर दिया जाता है, डीपोलराइजेशन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से सेल का, मतलब ओवम का, जिसकी वजह से अब कोई और स्पर्म नहीं आ पाए। स्लो ब्लॉक में क्या किया जाता है, यहाँ पे कह सकते हैं कि जो रिसेप्टर्स हैं जोना पेनिसुला पे जेड3 वगैरह, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और इम्परमिएबल बना दिया जाता है, ठीक। एक लेयर बना दी जाती है उसके ऊपर, जिसकी वजह से हार्ड हो जाता है और कोई और स्पर्म चाह कर भी उसको परमिएबल नहीं बना सकता, ठीक। तो ये दो चीज़ें हैं, दो ब्लॉक्स हैं, ठीक। तो अब मान लीजिए कि फ्यूज़न हो गया, अब जैसे ये वो था, सेकेंडरी साइड था, और ये थी जोना पेनिसुला की लेयर, ठीक। और यहाँ पे मान लीजिए टूटा फूटा वो भी बना देते हैं कोरोना रेडिएटर, ठीक। इसमें चला गया था वो, ये रेडी हो गया, मेल प्रो न्यूक्लियस चला गया, मेल का न्यूक्लियस था जिसको हम मेल प्रो न्यूक्लियस कह रहे हैं। अब यहाँ पे वो जो सेकेंडरी oocyte मेटाफेज 2 स्टेज पे रुकी थी मेयोसिस के, कंप्लीट हो जाती है, और उसका भी क्या हो जाता है, ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं, ठीक। फ्यूज करने की वजह से अब यहाँ पे हमारा जो फोर्थ स्टेप है, ये कह सकते हैं जो लास्ट स्टेप वो कंप्लीट हो गया है, ठीक। अब फ्यूज़न हो गई है दोनों का, अब उसको फीमेल प्रोन्यूक्लियस कहा जाता है, जो जब वो अपना न्यूक्लियस डिफ्यूज़ करती है वो उसको फीमेल प्रोन्यूक्लियस कहा जाता है, और उसके अंदर अब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गई, वो अब उसको एग हम बोलेंगे, ठीक। वो सेकेंडरी oocyte जब दोनों, अच्छा क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके पास सेंट्रियोल नहीं थे, ये वाली बात हमने एक और वीडियो में की है कि ओवम के पास, सेकेंडरी oocyte के पास सेंट्रियोल नहीं होते हैं, जब मेल वाला जाएगा उसके पास तभी सेल डिवीज़न पूरा हो पाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये दोनों बन गए। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, ये दोनों यहाँ पे इन दोनों को लेके आइए, यहाँ पे लेके आइए, तो मियोसिस हुआ है, तो इसके अंदर भी तो दो सेल बनेंगे, तो यहाँ पे भी चीज़ होती है, एक वाली सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है, एक अच्छी बनती है, तो इसको तो ऐसे दिखाते हैं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। तो मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा सेकेंडरी पोलर बॉडी बने, और ये एक अच्छा वाला जाइगोट बना, ये वाला बाद में डिग्रेड कर जाएगा और ये जाइगोट बनेगा। अब इसमें क्लीवेज होंगे, क्लीवेज के बाद क्या होगा, एक होते होते इम्प्लांटेशन होगी और फिर बेबी एक डेवलप करेगा, तो ये होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, ठीक।
अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्लीवेज देखना है, क्लीवेज पैटर्न्स क्या क्या है वो चीज़ देखना है। देखिए मैंने नोट्स में लिखा हुआ है जो भी चीज़ें हैं, ठीक, तो वो आप थियरी वाला पढ़ लीजिएगा। और मैंने इतना डिटेल में एकदम नहीं बताया, क्योंकि देखिए अगर आपको चाहिए कोई स्पेसिफिक टॉपिक तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि आई थिंक एमएससी लेवल पे भी इससे ज़्यादा डिटेल में होगा। तो अभी के लिए जितना आई थिंक होना चाहिए वो मैंने बताया। अगर आपको चाहिए कि और स्पेसिफिक टॉपिक होने चाहिए तो मैं वो बाद में रिफ़र कर सकती हूँ, ठीक। तो इतना, और आप नोट्स देख लीजिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था फर्टिलाइजेशन का वो ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्लीवेज, क्लीवेज के बारे में, उसके पैटर्न और जो भी चीज़ें हैं पढ़ना है वो। थैंक यू।